हाँ तो बच्चों, हमने पिछले कालखंड में आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया था। तो आर्किमिडीज सिद्धांत हमने आपको क्या बताया था? आपको बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाती है, जिससे वस्तु की भार में कमी हो जाती है। तो भार में यह जो कमी होता है वह हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होता है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इनके लिए हम मानते हैं मान लिए h ऊंचाई एवं m द्रव्यमान वाला कोई आयताकार पिंड है। ठीक है, इस प्रकार से मान लेते हैं कि क्या माना गया है? h ऊंचाई एवं m द्रव्यमान वाले कोई आयताकार पिंड है जिनको किसी द्रव में, ये द्रव भरा हुआ है, इस द्रव में हम आंशिक रूप से डुबो देते हैं। आंशिक रूप से किस द्रव में डुबो दिया गया है? मान लेते हैं इस द्रव का दो पृष्ठ है, ये ऊपरी पृष्ठ है और ये निचले पृष्ठ। ये दोनों जो पृष्ठ है वो क्षैतिज है और मानते हैं कि इनके द्रव के ऊपरी पृष्ठ का द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से दूरी, ये हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो इनके निचले पृष्ठ, जो निचले पृष्ठ है, इनकी द्रव से स्वतंत्र पृष्ठ की दूरी, ये निचले पृष्ठ के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस h। ठीक है, चलिए अब हम क्या जानते हैं कि इनके जो ऊर्ध्वाधर पृष्ठ है, ये वाले पृष्ठ और ये वाले पृष्ठ, तो ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर लगने वाले जो दाब का मान होता है वो एक समान होता है। क्यों एक समान होता है? क्योंकि दोनों जो ऊर्ध्वाधर फलक है, इन दोनों पर उत्पन्न दाब का मान इक्वल होगा, क्योंकि इस पर प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले दाब का मान एक समान होता है। अतः यह एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। अतः केवल इनके ऊपरी फलक और इनके ये निचले वाले फलक, इन पर जो लगने वाले दाब का मान होगा वो कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, चलिए मानते हैं, माना पिंड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पिंड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a। तो जो हटाया गया या विस्थापित द्रव है उनका आयतन, तो विस्थापित द्रव का आयतन, विस्थापित द्रव का आयतन, ये आयतन हो जाएगा v, इनका क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, अर्थात इनका आयतन आ गया a इंटू h। ठीक है, अतः विस्थापित द्रव का भार, द्रव का भार, द्रव का भार हम जानते हैं क्या होता है? आयतन गुणित घनत्व गुणित गुरुत्वीय त्वरण, जहाँ पर घनत्व रो क्या है? जो डुबोया गया द्रव है उनका घनत्व है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको रो दिखाया गया है वो क्या है? जो द्रव हम लिए हैं उनका घनत्व है, और जी हमारा क्या बोलता है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर हम v का मान रखते हैं, तो विस्थापित द्रव का भार हो जाएगा a इंटू एच प्रो इंटू जी, और ये किनके बराबर होता है? m इंटू जी। ठीक है, जो उनका द्रव्यमान है वस्तु का और गुरुत्वीय त्वरण। तो ये
हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, विस्थापित द्रव का भार, ये हमारा आ गया AH रो इंटू जी, जो कि इनके बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं अपन कि जो उसके ऊपरी पृष्ठ, इनके जो ऊपरी पृष्ठ होता है उस ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब। ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब। आरोपित दाब हम मान लेते हैं P1, ये हो जाएगा दूरी x इंटू घनत्व इंटू g। ठीक है, तो ये ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब हमारा हो जाएगा P1 x रो इंटू जी। अतः ऊपरी पृष्ठ पर ये ऊपर पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर नीचे की दिशा में लगने वाला बल, अतः ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की दिशा में लगने वाला बल F1 मान लेते हैं। ये ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की दिशा में लगने वाला बल F1, ये हो जाएगा जो दाब है, जो दाब आरोपित होता है ऊपरी पृष्ठ पर वो इंटू इनका क्षेत्रफल हम माना गया है A, तो इससे हम मान रखेंगे, तो इस पर लगने वाला बल हो जाएगा x रो g इंटू A। इक्वेशन सेकेंड। इसी प्रकार से निचले पृष्ठ पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इसी प्रकार निचले पृष्ठ पर ऊपर की दिशा में लगने वाला बल, इस बल को हम मान लेंगे क्या, F2। तो इस बल के लिए हमारा जो दूरी है, यहाँ पर दूरी है पहले पिंड के लिए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ दूरी माना गया है, x माना गया है क्या, ये निचले पृष्ठ की दूरी कितना हो जाएगा x प्लस h, बाकी राशि समान रहेगी, तो ये हो जाएगा x प्लस h घनत्व गुरुत्वीय त्वरण इंटू g। तो ये है हमारा जो निचले पृष्ठ है, निचले पृष्ठ के द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया बल कितना निकाले हैं हम, x प्लस h रो g इंटू a। ठीक है, चलिए अतः ऊपर की दिशा में लगने वाला परिणामी बल देखते हैं। अतः पिंड पर ऊपर की दिशा, इस पिंड पर ऊपर की दिशा में लगने वाला परिणामी बल, अतः पिंड पर ऊपर की दिशा में लगने वाला परिणामी बल, तो ये परिणामी बल ऊपर की दिशा में हो जाएगा F2 माइनस F1। यहाँ पर F2 को मान रखेंगे, ये हम क्या निकाले हैं, x प्लस h घनत्व g इंटू a, और F1 हम निकाले हैं x इंटू घनत्व g इंटू a। अर्थात हमारा इसको जब हल करेंगे, इनको हम कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x रो g इंटू a प्लस h रो g इंटू a माइनस x रो g इंटू a। राशि से कट गया तुम्हारा, अर्थात परिणामी बल हमारा आ गया h रो
जी इंटू ए, जो इसको हम निकाले थे ये किसके बराबर था, ये एम इंटू जी के बराबर। ठीक, अतः पिंड का प्रेक्षित भार, अतः अपन देखते हैं कि पिंड का प्रेक्षित भार, पिंड का प्रेक्षित भार ये हो जाएगा W इंटू एम जी, और प्रेक्षित भार हम कितने निकाले हैं, इसमें भी m इंटू जी माइनस एम इंटू जी, अर्थात प्रेक्षित भार, पिंड का प्रेक्षित भार कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यही हमारा क्या बोलता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोलता है कि यदि किसी द्रव को हम आंशिक रूप से डुबोते हैं तो द्रव स्थिर अवस्था में आ जाती है। स्थिर अवस्था आने पर उसकी भार में जो कमी हो गई है वो हटाए गए द्रव के भार के मान के बराबर होता है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिनको हम गणितीय रूप में यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के बाद बात करते हैं अपन पास्कल के नियम का। देखते हैं पास्कल के नियम क्या होता है। पास्कल का नियम, तो पहले हम देखते हैं पास्कल का नियम क्या होता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल था, जिन्होंने द्रव में दाब संचरण के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था, जिनको हम क्या बोलते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक पास्कल ने द्रव में दाब के संचरण के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे क्या बोला जाता है, पास्कल का नियम। और इस पास्कल के नियमानुसार पास्कल क्या बोलता है, पास्कल ये बोलता है कि बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब होता है, द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचित हो जाता है। क्या बोलता है इनके नियमानुसार कि बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचरित हो जाता है। उसी परिणाम में क्या जाता है, संचित हो जाता है। पास्कल बोलता है कि बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब है, द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचित हो जाता है। या इनको अगर हम दूसरे शब्द में बोलना चाहेंगे पास्कल के नियम का, तो दूसरे शब्द में हम बोलना चाहेंगे तो इसको बोल सकते हैं कि यदि द्रव संतुलन अवस्था में है तो उसके प्रत्येक भाग पर दाब कैसा होता है, एक समान। या यदि द्रव संतुलन में है तो
उसके सभी भाग का दाब एक समान, सभी भाग का दाब कैसा होता है? एक समान होता है। यह है हमारा पास्कल का नियम कि बंद द्रव के किसी भाग पर दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचित होगा, या इनको दूसरे रूप में हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि द्रव संतुलन में है तो उसके सभी भाग का दाब कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं, अपन इसको उत्पत्ति देखते हैं। पास्कल के नियम की उत्पत्ति करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं इस प्रकार से ये कोई बंद द्रव है, किसी पात्र में हम द्रव को बंद कर दिया गया है, ये बंद द्रव है। इस पर मान लेते हैं कि दो बिंदु, ये हम एक बिंदु O1 माने, दूसरा हम क्या मानते हैं? O2 मान लेते हैं। ठीक है, बंद द्रव के अंदर का हम दो बिंदु मानते हैं, O1 और O2। तो हम इस बिंदु पर एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करी अपन? इस प्रकार से एक लंबवृत्तीय बेलन की कल्पना किए हैं, जिनके जो फलक है, ये दोनों फलक है, दो फलक दिख रहा है हमको, ये दोनों फलक किस रूप में रहेंगे? वृत्तीय रूप में रहेंगे, जिनका केंद्रक क्या रहेगा? इनके लिए O1 और इनके लिए क्या रहेगा? O2 रहेगा। ठीक है, हाँ, चलिए इसमें हम क्या देखते हैं कि जो द्रव होता है संतुलन व्यवस्था में है, तो जो इस बेलन के अंदर जो द्रव होगा उस पर ऊपर का जो द्रव है वो दाब लगाएगा या बल लगाएगा, वह इस पृष्ठ के तल के कैसा होगा? अभिलंबवत होगा। ठीक है, तो केवल अब अपन देखते हैं कि इसके फलक मान लेते हैं अपन, वृत्तीय फलक कितना? O1 और वृत्तीय फलक अपन क्या मानते हैं? O2 मान लेते हैं। तो अपन मानते हैं कि O1 केंद्र O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर, O1 केंद्र वाले वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल, वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल यदि क्या मान लेते हैं? F1 मान लेते हैं अपन कि O1 वृत्तीय फलक पर कार्य करने वाला बल F1 है, तो फलक O1 पर आरोपित दाब, तो फलक O1 पर आरोपित दाब P1 इक्वल टू दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आरोपित दाब P1 आ जाएगा F1 इंटू A, जहाँ पर A को हम मान लेते हैं, जहाँ पर A इक्वल टू O1 केंद्रक वाले O1 केंद्रक वाले फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, अतः जो हम देख रहे हैं यहाँ पर O1 केंद्र वाले जो फलक है, इन पर दाब P1 इक्वल टू आ जाएगा F1 इंटू A, क्योंकि दाब का क्षेत्रफल होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए इससे हमारा आ जाएगा F1 इक्वल टू आएगा P1 इंटू A, इक्वेशन फर्स्ट। मान लिए इसी प्रकार माना O2 केंद्र वाले फलक पर कार्य करने वाला
कार्य करने वाला बल। क्या मान लेते हैं, F2 हो तो O2 केंद्र वाले फलक पर O2 केंद्र वाले फलक पर आरोपित दाब, ये आरोपित दाब मान लिए P2 इक्वल टू ये हो जाएगा F2/A, जहाँ पर A भी O2 जो फलक वाले हैं उनका क्षेत्रफल है। ठीक है, अतः F2 बराबर F2 बराबर ये हो जाएगा P2 इंटू A। इनको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, चूंकि द्रव संतुलन अवस्था में है, चूंकि द्रव को हम कैसे माने हैं, संतुलन अवस्था में माने हैं, तो संतुलन अवस्था में इन दोनों पर लगने वाले बल, इनका मान होगा इक्वल, अर्थात F1 बराबर A2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों समीकरण से हम देखते हैं हमारा आ गया P1A इक्वल टू P2A, दोनों तरफ एक कट गया तो हमारा आ गया P1 बराबर P2, अर्थात इस पर आरोपित दाब का मान कैसा होगा, एक समान होगा। और यही किनका नियम है, पास्कल का नियम है, जो बोलता है कि द्रव संतुलन अवस्था में होंगे तो उनके सभी भाग पर आरोपित दाब का मान एक समान होगा, जिनकी हमने आपको उत्पत्ति बता दिया। ठीक है।